आप सभी का स्वागत है विपिन आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग को डिस्कस करेंगे कंप्लीट लाइन बाय लाइन। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले समझिएगा भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन किसे कहते हैं? तो आपको सबसे पहले संसाधन का परिभाषा लिखना होगा। तो लिखिएगा संसाधन का परिभाषा या संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा कि मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं एवं सेवाएं संसाधन कहलाते हैं। मानव जीवन में उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं एवं सेवाएं संसाधन कहलाते हैं। जैसे समझिएगा कि अगर कोई आप कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए कलम बहुत ही ज़रूरी है। कलम आपके इस्तेमाल में आ रहा है तो कलम क्या हो गया? संसाधन हो गया। भूमि क्या है? संसाधन है। आप भूमि पर रहते हैं, घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो आपके इस्तेमाल में भूमि आ गया। मृदा, यहाँ आप फसल का उत्पादन करते हैं तो ये भी आपके इस्तेमाल में आ गया। जल भी क्या है? ये भी आपके संसाधन है। खनिज, ये भी क्या है? आपके संसाधन है। ठीक है। जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक, ये भी क्या है? ये भी आपके संसाधन है। आप बोलिएगा सर शिक्षक कैसे संसाधन है? तो आप अभी पढ़ रहे हैं तो क्या आपको कोई हम लड्डू दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं लड्डू सर। तो क्या दे रहे हैं? आपको हम ज्ञान दे रहे हैं। आपको हम क्या दे रहे हैं? आपको हम सेवा दे रहे हैं। तो मानव भी क्या हो गया? संसाधन हो गया। शिक्षक भी क्या हो गया? संसाधन हो गया। वनस्पति, पेड़ पौधा, ये भी क्या है? संसाधन है। इसे काटते हैं और आप बेंच टेबल बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं। वन जीव, ये भी क्या है? संसाधन है। आप इससे खेलते भी हैं वन जीव से, साथ ही इसका खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, संसाधन का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं भौतिक संसाधन और एक को बोलते हैं जैविक संसाधन। तो सिंपल याद रखिएगा, भौतिक संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है उसे बोलते हैं भौतिक संसाधन। जैविक संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जीवन होता है उसे जैविक संसाधन बोला जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भौतिक संसाधन कौन कौन है, भौतिक संसाधन कौन कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, भौतिक संसाधन हो जाएगा भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सारे के सारे आपके भौतिक संसाधन है। ये सारे के सारे आपके भौतिक संसाधन है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है संसाधन क्यों बोला गया? क्योंकि ये सारे आपके मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जबकि जैविक संसाधन कौन कौन हो जाएगा? जैविक संसाधन कौन कौन हो जाएगा? तो समझिएगा, वनस्पति जो पेड़ पौधा होता है, वनस्पति, वन जीव, जलीय जीव, मानवीय जीवन, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा? तो आपके जैविक पदार्थ हो जाएगा, जैविक संसाधन हो जाएगा। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए, भौतिक संसाधन कौन कौन होता है उसे नोट कर लीजिएगा और आपके जैविक संसाधन कौन कौन होता है उसे भी नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दिए कि मानव भी क्या है? संसाधन है। मानव भी क्या है? संसाधन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक विद्वान है जिनका नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन। इनके द्वारा बोला गया कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, किसका कथन है? तो बोलिएगा जिम्मरमैन का कथन है। जिम्मरमैन का कथन है। यहाँ पर समझिएगा, आज से 1000 साल पहले भी कोयला था, है ना? लेकिन जो आदि मानव लोग थे, आदि मानव आदि मानव आदि मानव इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं था। उनके पास तकनीक नहीं था। इसका मतलब जो संसाधन है वो हमारे लिए तब उपयोगी है जब हमारे पास तकनीक होता है,
हम तकनीक के दम पर ही उसे उपयोगी बनाते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि गायक भी क्या है, संसाधन है। जैसे कि आप लोग मैक्सिमम लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं और उस पर आप लोग थिरकते हैं, उस पर आप लोग डांस करते हैं। तो आपको देखिए डांस करवाने में मदद कौन कर रहा है, तो भोजपुरी गाना कर रहा है। तो उस भोजपुरी गाना को कोई गायक गाया है तो क्या हो गया, आपके लिए संसाधन, क्योंकि आपको नाचने में हेल्प कर रहा है कौन, गायक। कवि भी क्या है, तो कवि भी आपके संसाधन है। शिक्षक क्या है, तो शिक्षक भी आपके संसाधन है। चित्रकार ये भी आपके संसाधन है। ठीक है, तो इतना ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। जिस देश में अगर संसाधन नहीं होगा उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जापान के पास जो है खनिज आर ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जापान विकसित है। जापान विकसित क्यों है सर, तो जापान जो है अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया कि सारे बच्चे स्किल हो गए, सारे बच्चे पढ़ लिख गए, उनके पास स्किल आ गया कि कोई भी सामान को वह तुरंत बना देते हैं। अगर कोई भी सामान को तुरंत बना देंगे तो क्या करेंगे, उसे विश्व मार्केट में बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। और उस कारण से जापान क्या हो गया, जापान आपके विकसित हो गया है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट लिखा गया है संसाधन का वर्गीकरण। यहां से सवाल बनता है, इसे ध्यान से समझिएगा। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक आपके जैविक होते हैं, दूसरे आपके अजैविक होते हैं। जैविक या जैव जिसमें जीवन होता है उसे बोल देंगे जैविक, जैव जिसमें जीवन नहीं होगा उसे बोल देंगे अजैव। तो पहला देख लिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के। अगला है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय जिसे बार बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार जला दिए, एक बार इस्तेमाल कर लिए तो आपके धरती पर से खत्म हो जाता है। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के हैं। अगला है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के। एक है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यहां समझिएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्यक्तिगत संसाधन, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे बोल देंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि आपका घर है, वो क्या हो गया, आपके व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे कि मंदिर, क्या हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, शमशान घाट हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है उसे बोल देंगे राष्ट्रीय संसाधन। एग्जाम्पल के लिए सड़क, आपके पहाड़, नदी, ये सारे कैसे संसाधन है, ये तो सारे के सारे आपके राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है उसे बोल देंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि समझिएगा ये भारत है, भारत से 200 नॉटिकल मील, इसके बाद जो भी संसाधन मिलेगा उस संसाधन पर दुनिया के हर एक देश का अधिकार होता है। तो आप ये सारे बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो आपके चार प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। एक है संभाव संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और आपके संचित संसाधन। इसे आप लोग आगे समझाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना आपके दिमाग को घचपचा देगा, है ना। इस कारण से आपको हम बाद में इसको समझाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया गया, इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। संसाधन आपके दो प्रकार के हैं, एक है प्राकृतिक संसाधन और एक है मानवीय संसाधन।
जो प्राकृतिक संसाधन है इसे दो भाग में बांटा गया है, एक है नवीकरणीय संसाधन और एक है आपके अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिसे आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, पवन, जल, इसे आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, डेली प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला गया है कि जो नवीकरणीय संसाधन है इसे भी दो भाग में बांटा गया है और आपके एक है सतत जो हमेशा क्या है धरती पर बना हुआ है, एक है आपके जैव, एक क्या है जैव। इसे ही आपके अजैव है, जो पवन क्या है इसमें जीवन नहीं है, जल में जीवन नहीं है, जबकि जो जैव वाला है इसमें जीवन है। जैसे कि देखिएगा प्राकृतिक वनस्पति, कोई पेड़ पौधा है, अगर आप उसे काट दिए तो क्या अब धरती पर कोई पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बड़े को काट दिए हैं तो छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपके वनस्पति है वो क्या है नवीकरणीय संसाधन है। वन जीव ये भी क्या है नवीकरणीय संसाधन है। अगर क्या आप जंगल में एक सांप को मार दिए हैं तो पूरा सांप खत्म हो गया है, नहीं खत्म हुआ है सर, उसके भी बच्चे हैं, है ना, फिर उसके भी बच्चे आएंगे, तो ये क्या है नवीकरणीय संसाधन है। क्लियर हो गया। अनवीकरणीय में देखिएगा इसे दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं पुनः चक्रीय और एक को बोलते हैं अचक्रीय। पुनः चक्रीय जैसे हो गया धातु, जैसे कि आप खरीदते हैं कार, क्या खरीदते हैं कार, जब कार पुराना हो जाएगा तो इसे आप कबाड़ में बेच दीजिएगा और कबाड़ वाला किसी और को बेच देगा और बाद में उसे गला के फिर से कार बना दिया जाएगा। जबकि अचक्रीय जिसे चक्रीय नहीं किया जा सकता है, अगर एक बार इस्तेमाल कर लिए तो धरती पर से खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोयला, अगर एक बार उसको जला लिए तो धरती पर से क्या हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ईंधन, अगर पेट्रोल को गाड़ी में एक बार डाल लिए तो क्या हो जाएगा धरती पर से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जितना पेट्रोल आप डाले हैं उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि लोहा में, धातु में क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी माँ सोना खरीदती हैं और बाद में जाके आपकी माँ सोना को बेच भी देती हैं, तो जो सोनार है क्या करेगा उस सोने को गला के फिर से क्या बना देगा, गहना बना देगा। तो समझ में आपको आ गया। जबकि कोयला को अगर आपकी माँ एक बार जला देंगी तो उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मानवीय में क्या है, संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं और मात्रा एवं गुणवत्ता है मानवीय संसाधन में। संसाधन के प्रकार में आप पहले ही देख चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक आपके अजैव संसाधन है। जैव संसाधन जिसमें आपके जीवन होता है उसे बोल देंगे जैव संसाधन। मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, ये सारे के सारे क्या है आपके जैव संसाधन है। साथ ही प्राणी समुदाय, ये सारे के सारे आपके जैव संसाधन है। अगला के अजैव संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता, जिसमें जीवन नहीं होता है उसे बोल देंगे अजैव संसाधन, उसे बोल देंगे अजैव संसाधन। जैसे कि चट्टान, धातु, खनिज, ये सारे के सारे क्या है आपके अजैव संसाधन है जिसमें जीवन नहीं है। अगला है कि उपयोगिता के आधार पर आपके दो प्रकार के हैं, एक है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय में वैसा संसाधन जिसे पुनः नवीनीकृत या प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा गया है वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से अगर एक बार आप बैटरी चार्ज कर लेते हैं तो क्या उसके बाद आप चार्ज नहीं कर पाते हैं, नहीं सर, हम डेली चार्ज करते हैं और डेली उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, वो नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन, वन प्राणी, ये सारे के सारे आपके नवीकरणीय संसाधन है, सारे के सारे आपके नवीकरणीय संसाधन है जो धरती पर लगातार बना हुआ है। अगर धरती खत्म हो जाएगा तभी ये सारे खत्म होंगे। आगे कि अनवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वह समाप्त हो जाते हैं। अभी आप देख चुके हैं जीवाश्म ईंधन, इसको अगर एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके खत्म हो जाएगा। जैसे कोयला एक बार जला लिए ये क्या हो जाएगा पूरी तरीके से आपके खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम को एक बार गाड़ी में डाल लिए और उसे चला लिए तो क्या हो जाएगा वो आपके खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे नवीकरणीय वैसा संसाधन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय, और वैसा संसाधन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे बोलेंगे अनवीकरणीय, उसे बोलेंगे अनवीकरणीय। अगला कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन,
वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। भूमिखंड, घर, जायदाद, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके व्यक्तिगत संसाधन है। आपका बाग बगीचा, आपका तालाब, आपका कुआं, ये सारे के सारे आपके व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है ना? उस या किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, किसी खास, जैसे कि आपका गांव है ना? तो जो आपका गांव का शमशान घाट है उस पर आप ही का गांव का जो भी आपके व्यक्ति मरेंगे उन्हीं को दफनाया जाएगा। जो आपका मंदिर है, गांव का मंदिर है, उसमें आपके जो गांव के लोग हैं उन्हीं का अधिकार है। ये नहीं कि जो बगल के गांव का लोग है उसका उस पर अधिकार है। तो बोला गया है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे कि बोला गया है मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके सामुदायिक संसाधन है। नगर क्षेत्र में होता है सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सारे के सारे क्या है? आपके सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। आपको समझा दिए हैं। यहाँ पर देखिए गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पर समझना है आपके 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी संसाधन मिलेगा समुद्र में वो सारे के सारे जो संसाधन है किसका हो जाएगा? इसके बाद ये हो जाएगा आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन 200 नॉटिकल मील के अंदर, 200 नॉटिकल मील के अंदर और देश में और आपके देश में जो भी संसाधन है उस पर क्या है? पूरे देश का अधिकार होता है, पूरे देश की जनता का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। फिर से बोलते हैं वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र के लोगों का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन बोला जाता है। एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा पहाड़, लिख दीजिएगा है ना, सड़क लिख दीजिएगा, और ये भी लिख सकते हैं कि 200 नॉटिकल मील के अंदर जो भी आपके खनिज मिलेगा उस पर किसका अधिकार होगा? तो जो जिस भी देश के सामने मिलेगा उस देश का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखा गया किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन जीव, समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि जितना भी भूमि है सारा का सारा भूमि किसका है? राष्ट्र का है। सारा का सारा खनिज किसका है? राष्ट्र का है। सारा का सारा जल किसका है? राष्ट्र का है। सारा का सारा वन किसका है? तो आपके राष्ट्र का है। जितना समुद्री जीव है जो 200 नॉटिकल मील के अंदर है, 200 नॉटिकल मील के अंदर है, उसे बोल देंगे, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। इसके अंदर जो भी संसाधन है ये सारे के सारे क्या है? आपके राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो संसाधन 200 नॉटिकल मील से बाहर है, 200 नॉटिकल मील से बाहर है, उस संसाधन को क्या बोलेंगे? तो उस संसाधन को बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पर लिखा गया है किलोमीटर, इसे कर लीजिएगा नॉटिकल मील, गलती से लिखा गया है किताब छापने में इनसे, है ना? तो नॉटिकल मील कर लीजिएगा। 200 नॉटिकल मील के बाहर जो भी संसाधन है उस संसाधन पर पूरे विश्व के लोगों का अधिकार है, तो उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। बोलेगा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितना होता है? तो बोलेगा 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी क्षेत्र है उसे बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। किलोमीटर में नपाता नहीं है ना, आपके नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलेगा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपके है संभावी संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसे नाम से लग रहा है संभावी, संभावना व्यक्त कर रहा है, तो वैसा संसाधन जिसे भविष्य में इस्तेमाल करने की संभावना है उसे बोलेंगे संभावी संसाधन। यहाँ पर लिखा गया है ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे कि जो हिमालय क्षेत्र का खनिज है इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। उसके बाद है आपके राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की क्या है? असीम संभावनाएं हैं, लेकिन अभी उतना इसका दोहन किया नहीं गया है। संभावना है कि आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा, ये संभावना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा संभावित संसाधन। उसके बाद है देखिए विकसित संसाधन क्या होता है सर? तो विकसित संसाधन होता है कि वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है,
जिसका सर्वे हो गया है। सर्वे के बाद उपयोग होती उसकी मात्रा, उपयोग हेतु उसकी मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे हम बोलते हैं विकसित संसाधन। फिर से बोलते हैं, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है और कितनी मात्रा में है और किस गुणवत्ता का है निर्धारण हो चुका है, उसे ही विकसित संसाधन बोला जाता है। और बोला गया है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उसकी संभाव्यता पर निर्भर है ना। अब जो तकनीक उपलब्ध रहेगा उस हिसाब से उस संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भंडार संसाधन। ऐसा संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। आप सिंपल समझिएगा, इसमें बोला गया है कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है, पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इस कारण से क्या है, ये आपके भंडारित है। जैसे कि देख लीजिए, आपकी कोई नदी है, नदी में क्या है, पानी है, आपके पास पानी है, आप इस पर बांध बना के बिजली बना सकते हैं, लेकिन आपके पास इस पर बांध बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, आपको बिजली उत्पादन करने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है। इस कारण से इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है भंडार संसाधन। क्या बोला गया है, इसे भंडार संसाधन बोला गया है। नेक्स्ट है कि संचित कोष संसाधन। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें पता है कि संसाधन कितना है और हमारे पास तकनीक भी है, हमारे पास क्या है, तकनीक भी है। हमें ये जानकारी है कि एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि हमें, मेरे पास 100 किलो कोयला है, 100 किलो क्या है, कोयला है, और हमारे पास क्या है, JCB भी है, JCB आपके कोयला खनन करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, हमें कोयले की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं संचित कोष संसाधन बोला जाता है। वास्तव में ऐसा संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको क्या है, जो भी तकनीक है उपलब्ध है, हम प्रयोग में ला सकते हैं, किंतु तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। प्रारंभ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यह भी बोला गया है कि हम इसे क्या करेंगे, भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, भविष्य में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, कितना आपके संसाधन, ये भी जानकारी है, और हमारे पास तकनीक है, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है। इसे क्या किए हैं, भविष्य के लिए छोड़ दिए हैं। आगे बोला गया है कि नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पादन करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है। आपको समझ में बात आ गया है, ठीक है। हम बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तकनीक भी है, हमारे पास संसाधन भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसाधन नियोजन किसे बोला जाता है। तो सिंपल याद रखिएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल कीजिए, उसे ही संसाधन नियोजन, संसाधन प्लानिंग बोला जाता है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर क्या है, आपके खड़ा है। तो सिंपल याद रखना है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन, संसाधन प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि एक कथन दिया गया है, महात्मा गांधी जी का ये कथन है, इसे याद रखिएगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो बोलेगा किसका कथन है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उसके बाद है कि पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान से किसका संबंध है। तो मेघा पाटिकर का संबंध है, मेघा पाटिकर का संबंध है। नर्मदा बचाओ अभियान याद रखना है, जो नर्मदा नदी है इस पर एक बांध बना, सरदार सरोवर बांध। तो इसी के जो बांध है, बांध से लोगों को बचाने के लिए, प्रभावित होने जो बांध है, बांध जब बना तो लोग क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे, उनका घर बार डूबने लगा। तो इसीलिए जो है मेघा पाटिकर बोली नर्मदा बचाओ अभियान शुरू की थी, ठीक है।
और जो आपके मेगा पार्टिकल हैं इनके द्वारा बोला गया था कि जो नदी है उसकी धारा प्रभावित हो जाएगी, नदी पर भी खतरा है। इस कारण से मेगा पार्टिकल जो गुजरात की हैं इनके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, आज के उत्तराखंड में शुरू किया गया था। साथ ही अगला पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा जल का संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, वर्षा जल का संचय कर कृषि भूमि का विस्तार किसके द्वारा किया गया? तो संदीप पांडे के द्वारा। वर्षा जल का संचय कर कृषि भूमि का विस्तार किसके द्वारा किया गया? तो संदीप पांडे जी के द्वारा। संदीप पांडे किस राज्य के हैं? तो आपके राजस्थान राज्य के हैं। किस राज्य के हैं? राजस्थान राज्य के हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर नीचे आइएगा कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम की वकालत की गई। तो बोलेगा कि क्लब ऑफ रोम संसाधन की संरक्षण करने की पहली बार वकालत कब किया था? तो 1968 में। 1968 में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1974 में सुमशेर की पुस्तक अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल आपके गांधी जी के विचारधारा पर था जो प्रकाशित हुआ। तो कब प्रकाशित हुआ? 1974 में। बोलेगा कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोलिएगा सुमशेर। कौन बोलिएगा? सुमशेर आपके बोलिएगा। उसके बाद ये सवाल आपके आ चुका है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे बोला जाता है? तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था बोला जाता है। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम स्टॉकहोम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो बोलिएगा 1972 में बोलिएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारे के सारे। उसके बाद आप आइएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे बोला जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास किसे बोला जाता है? यहां पर देखिए परिभाषा लिखा गया होगा। इस परिभाषा को एक बार आप देखिए कहां पर लिखा गया परिभाषा। ये परिभाषा लिखा गया है, इसमें परिभाषा देखिए यहां लिखा गया है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखना उसे क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से बोलते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखना ही क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, हिंदी बोलते हैं सतत विकास। क्या बोलते हैं? सतत विकास बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप जो है अस्मरणीय तथ्य, कौन है? अस्मरणीय तथ्य, इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नोट कर लीजिएगा कि किसे बोलते हैं? तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखना ही सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। उसके बाद है अस्मरणीय तथ्य, इसे VVI कीजिएगा, एकदम मोस्ट VVI कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो बोलिएगा 1992 में, जून 1992 में। कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो किस देश में है सर? तो ब्राजील में है। किस देश में है? ब्राजील में है रियो डी जेनेरो। तो इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखिएगा। और किस लिए हुआ था? तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा आपका, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। और कहाँ हुआ था? ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसके बाद है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है सर? तो अमेरिका में है न्यूयॉर्क सर। न्यूयॉर्क कहाँ है सर? तो न्यूयॉर्क आपके अमेरिका में है सर। ठीक है, चलिए उसके बाद है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो
तो इसमें ध्यान रखिएगा जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है सितंबर 2002 में हुआ था। सितंबर 2002 में जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? तो जोहान्सबर्ग आपके दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में आपके जोहान्सबर्ग है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद पूछेगा कि क्वेटो सम्मेलन, क्या पूछेगा? क्वेटो सम्मेलन कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 में। दिसंबर 1997 में। और कहाँ हुआ था सर? तो जापान में हुआ था क्वेटो सम्मेलन। कहाँ हुआ था? जापान में। किस लिए हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है सर? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जो आपके क्वेटो सम्मेलन हुआ था इसमें 6 गैस को प्रतिबंध करने की बात कही गई थी। आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा क्लोराइड। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद जो है आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव और लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को डिस्कस हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।